अरे पिंटू, जरा देख तो ट्रेन कब आएगी और कितनी लेट है। नीरज भैया, ट्रेन अब 10 मिनट में आ जाएगी, तब तक बैग उठा लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम सब एक बात का ध्यान रखना, ट्रेन पे जब चढ़ो ना तो अपना पैर देख के चढ़ना, क्योंकि हम अपने आंख से देखे हैं कितनों का पैर फंसने से कट जाता है। अच्छा ठीक है नीरज भैया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भागलपुर से हावड़ा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन अब कुछ ही क्षणों में प्लेटफॉर्म 2 पर आ रही है। कुछ ही देर बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने लगती है। ट्रेन रुकने के बाद तीनों उसमें चढ़ जाते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन तेज रफ्तार से निकल जाती है। ट्रेन में चढ़ने के बाद तीनों आपस में बात करने लगते हैं, क्योंकि तीनों एक ही गांव से हैदराबाद शहर काम की तलाश में जा रहे थे। वो कहते हैं ना, घर की मजबूरियां न जाने इंसान को कहां से कहां लेकर चली जाती हैं। अच्छा नीरज भैया, वहाँ महीने में कितनी कमाई हो जाएगी? अभी तो हैदराबाद एक बार भी नहीं गए हैं, इसलिए ठीक ठीक हमें भी नहीं पता। गांव वाले कहते थे कि वहां महीने का करीब 25,000 रुपये मिल जाता है। अगर हमारा खाना पीना निकालकर 18,000 रुपये भी बच गया तो वह भी बहुत है। एक बात बोलूं भैया? बोलो पिंटू, क्या बात है? अगर आप 2 महीने और बाहर नहीं जाते तो अच्छा रहता। ये क्या बोल रहे हो पिंटू? होश में तो हो। बेरोजगार घर में बैठना कैसा लगता है, ये तुम्हें भी पता है। हमें पता है कि हम सबकी आर्थिक स्थिति कितनी खराब है, फिर भी मैं यही बात नीरज भैया से कह रहा हूँ। अच्छा बोलो, मुझे हैदराबाद क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि आपके घर में एक गर्भवती महिला है जिनकी डिलीवरी होने वाली है। हाँ, तो डिलीवरी में अभी बहुत समय है। 1-1.5 महीना बाहर रहकर घर लौट आऊँगा। जेब में कुछ पैसे रहेंगे तभी तो डिलीवरी के समय कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा थोड़ी है कि वापस नहीं आऊँगा। वैसे भी मैं पहले से ही बहुत सारा कर्ज लेकर बैठा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, ये सब बातें इसे अभी कहाँ समझ आएंगी। ठीक है, अब सो जाओ। सुबह हावड़ा पहुँचने के बाद सिकंदराबाद वाली ट्रेन पकड़नी है। तीनों आपस में काफी देर तक बात किए। उसके बाद तीनों अपनी अपनी सीट पर सो गए। ए लड़के, उठो जरा, टिकट दिखाओ। टिकट चेकिंग चल रही है, जल्दी टिकट निकालो। टीटी की आवाज सुनते ही तीनों की नींद खुल जाती है। तभी नीरज पिंटू से कहता है, अरे पिंटू, मेरा टिकट भी तुम्हारे पास ही है, जरा निकाल कर टीटी साहब को दिखा दो। मैं जरा गेट के पास जाकर थोड़ी देर हवा खाकर आता हूँ। ठीक है भैया। पिंटू को टिकट दिखाने के लिए कहकर नीरज अपनी सीट से उठता है और ट्रेन के गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी नीरज के मोबाइल पर घर से उसकी माँ का फोन आ जाता है। हेलो, हाँ माँ, मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ। यहाँ सब कुछ ठीक है, आप मेरी चिंता मत करना। हेलो नीरज, तू वापस आ जा बेटा। क्यों, क्या हुआ माँ? सब कुछ ठीक तो है ना? ये रोने की आवाज किसकी आ रही है? तुम्हारी बीवी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उसे जोर जोर से दर्द हो रहा है। लगता है आज ही उसकी डिलीवरी हो जाएगी। बेटा, अगर हो सके तो जितनी जल्दी हो सके वापस आ जा। ठीक है माँ, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। छोटू से कहो कि तुरंत एम्बुलेंस को फोन करे। तुम सोनिया के साथ ही रहना, उसे अकेला मत छोड़ना। मैं जितनी जल्दी हो सके घर पहुँचता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आ जा, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माँ की बात सुनते ही नीरज घबरा जाता है और बिना देर किए तुरंत टीटी के पास जाता है। सर, मैं पूछ रहा था कि आगे स्टेशन से भागलपुर वापस जाने वाली कोई ट्रेन मिलेगी क्या? नीरज ने जैसे ही टीटी से आगे के स्टेशन के बारे में पूछा, टीटी के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी बात सुनकर टीटी कुछ पल के लिए खामोश हो गया।
बताइए सर, क्या आगे स्टेशन से वापस जाने के लिए कोई ट्रेन मिलेगी? मिलेगी, लेकिन वह ट्रेन ज्यादा देर नहीं रुकेगी। जैसे ही स्टेशन पर आएगी कुछ ही पल रुककर तुरंत निकल जाएगी। थैंक गॉड, कम से कम कुछ पल तो रुकेगी। बस उतने ही समय में मैं उस ट्रेन में चढ़ जाऊंगा। बेटा, वहां की समस्या स्टेशन या ट्रेन नहीं है, असली परेशानी कुछ और है। सर, बात को ज्यादा मत घुमाइए, सीधी सीधी बताइए, आखिर बात क्या है? मुझे बहुत बड़ी इमरजेंसी है। ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ही बड़ी इमरजेंसी है तो मैं बात को ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं शायद तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। उस ट्रेन में चढ़ने के बाद किसी भी सीट पर मत बैठना, याद रखना, किसी भी सीट पर नहीं। पर क्यों सर? आखिर ऐसी क्या बात है? आप मुझे साफ साफ बताइए। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अगर मुझे वजह नहीं पता होगी तो मैं आपकी बात कैसे मानूंगा? तुम्हें मेरी बात शायद मजाक लगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह तुम्हारी जान बचाने के लिए कह रहा हूं। बस मेरी बात मान लेना, तभी तुम जिंदा बच पाओगे। ठीक है सर, जैसा आपने कहा है वैसा ही करूंगा। उसके बाद नीरज तेजी से अपने दोनों साथियों के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। दोनों उसकी तरफ देखने लगे। तुम दोनों अपना अच्छे से ख्याल रखना। मुझे अचानक एक बहुत जरूरी काम से वापस घर जाना पड़ रहा है। क्यों भैया, अचानक ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया कि आपको बीच रास्ते से ही वापस जाना पड़ रहा है? अभी मेरे पास तुम दोनों से ज्यादा बात करने का समय नहीं है। मैं घर पहुंचकर तुम्हें सब कुछ फोन पर बता दूंगा और तुम लोग वहां पहुंचते ही मुझे फोन जरूर करना। ठीक है भैया। कुछ ही देर बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर आकर रुकती है। नीरज जल्दी से ट्रेन से उतर जाता है। कुछ पल रुकने के बाद ट्रेन फिर तेज रफ्तार से निकल जाती है। राजेश, आखिर नीरज भैया के घर में ऐसा क्या हो गया होगा कि उन्हें बीच रास्ते में ही ट्रेन छोड़कर वापस जाना पड़ा? अरे अकल के दुश्मन, तुम दिमाग लगाना बंद करोगे या नहीं? जब देखो तब कुछ न कुछ सोचते ही रहते हो। फोन है ना, चुपचाप रील देखो और मुझे सोने दो। कुछ देर बाद उस सुनसान स्टेशन पर तेज रफ्तार से एक ट्रेन आकर रुकती है। बिना एक पल देर किए नीरज फुर्ती से उस ट्रेन में चढ़ जाता है। उसके ट्रेन में चढ़ते ही सीटी बजती है और ट्रेन तेज रफ्तार से स्टेशन छोड़कर आगे निकल जाती है। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, कम से कम वापस जाने के लिए एक ट्रेन तो मिल गई। अगर यह ट्रेन भी छूट जाती तो पता नहीं मैं समय पर घर पहुंच भी पाता या नहीं। अब बस उम्मीद है कि मैं जल्द से जल्द घर पहुंच जाऊं। चलो, एक बार मां से बात करके घर का हालचाल पूछ लेता हूं। पता नहीं वहां अभी क्या स्थिति होगी। मन भी बहुत घबरा रहा है। हेलो माँ, अब सोनिया की तबीयत कैसी है? उसकी हालत अब ठीक है ना? भैया, अभी हम लोग एम्बुलेंस में हैं और अस्पताल की ओर जा रहे हैं। आप भी सीधे वहीं आ जाइए, भाभी की तबीयत अभी ठीक नहीं है। ठीक है छोटे, तुम लोग चिंता मत करना। मैं जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंच रहा हूं। बस भगवान से यही दुआ है कि सोनिया और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। तुम लोग हिम्मत बनाए रखना, मैं बस थोड़ी ही देर में वहां पहुंचता हूं। चलो, भगवान का शुक्र है कि समय पर एम्बुलेंस आ गई है। अब किसी भी तरह मुझे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना होगा। बस यही दुआ है कि वहां पहुंचने तक सब कुछ ठीक रहे। भाई से बात करने के बाद जैसे ही नीरज ने सीट की ओर देखा, वह हैरान रह गया। पूरा डिब्बा खाली पड़ा था और वहां एक भी यात्री दिखाई नहीं दे रहा था। अरे, इस पूरे डिब्बे में तो एक भी यात्री दिखाई नहीं दे रहा। लगता है टीटी बेकार में ही मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। मैंने भी उसकी बात को बेवजह इतना गंभीरता से ले लिया। चलो, अब बेकार की बातें सोचने से कोई फायदा नहीं। थोड़ा बैठकर कुछ देर आराम कर लेता हूं। सीट पर बैठते ही नीरज की आंखें भारी होने लगीं। कुछ ही पलों में उसे नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। नीरज को सोते ही एक अजीब और डरावना सपना आने लगा। उस सपने ने उसकी धड़कनें तेज कर दी।
उस सपने में नीरज ने खुद को अपने घर पर पाया, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो कुछ उसने देखा उससे वह पूरी तरह डर गया। माटी में मिल जाए ये भाई हो। अरे तुम लोग कौन हो और मेरे घर के सामने ये मातमी धुन क्यों बजा रहे हो? आखिर यहाँ क्या हुआ है? लेकिन नीरज की आवाज वहां किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी और न ही कोई उसे देख पा रहा था। वह सिर्फ सब कुछ देख सकता था, लेकिन कोई उसे देख या सुन नहीं सकता था। तभी नीरज की नजर बगल में रखी अर्थी पर पड़ी। उसे देखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो हमारी सोनिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर उसके साथ ये क्या हो गया? यह सब देखकर नीरज से रहा नहीं गया। वह दौड़कर सोनिया की अर्थी के पास पहुंचा और जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका हाथ अर्थी के आर पार निकल गया। वह उसे छू भी नहीं पा रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सोनिया को छू क्यों नहीं पा रहा हूँ? आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? कोई मुझे बताए यहाँ क्या हो रहा है? नहीं, यह नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हे भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूं? तुम बिल्कुल सही देख रहे हो बेटा। अब सच से भागने की कोशिश मत करो। कभी कभी सच्चाई जितनी कड़वी होती है उतनी ही जरूरी भी होती है। यह आवाज सुनते ही नीरज बुरी तरह चौंक गया। उसने घबराकर फट से अपनी आंखें खोल दी और तेज तेज सांस लेने लगा। ट्रेन के अंदर नजर पड़ते ही नीरज और भी ज्यादा चौंक गया। जहां कुछ देर पहले पूरा डब्बे खाली था, वहीं अब पूरा डिब्बा चादर ओढ़े बैठे यात्रियों से भरा हुआ था। यह नजारा देखकर नीरज के रोंगटे खड़े हो गए। उनमें से एक यात्री ठीक नीरज के सामने बैठा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी के भी चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी ने अपने चेहरे चादर से ढक रखे थे। कौन हो तुम सब? अभी कुछ देर पहले तो इस पूरे डिब्बे में कोई भी नहीं था। आखिर तुम लोग अचानक कहां से आ गए? तभी नीरज के मोबाइल की घंटी बजने लगी। उसने देखा घर से फोन आ रहा था। कोई बात नहीं, फोन उठा लो। शायद अब तुम्हें भी उस सच का पता चल जाए जिससे तुम अब तक अनजान थे। हेलो, हाँ छोटे, बोल। अस्पताल पहुंच गए क्या? वहां अब सब कुछ ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है भैया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे भाभी को नहीं बचा सके। भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। छोटू के मुंह से यह शब्द सुनने के बाद नीरज पूरी तरह टूट गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कहां जाए और इस दर्द का सामना कैसे करे। कुछ पल के लिए उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया। क्या हुआ बेटा? अब सच का पता चल गया ना? मैंने कहा था, कभी कभी सच्चाई जितनी कड़वी होती है उतनी ही जरूरी भी होती है। अब उससे मुंह मत मोड़ो, उसका सामना करने की हिम्मत जुटाओ। कौन सी सच्चाई? कैसी कड़वी बात? और आप किस हिम्मत की बात कर रहे हैं? आखिर आप हैं कौन? मुझे साफ साफ बताइए, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? उसके बाद ट्रेन में चादर ओढ़े बैठा वह रहस्यमयी आदमी नीरज को एक एक करके पूरी सच्चाई बताने लगा। तुम्हें सच सुनना है ना? तो ठीक है, अब ध्यान से सुनो। जो कुछ अब तक तुम्हारे साथ हो रहा था वह कोई भ्रम नहीं था। अब समय आ गया है कि तुम्हें पूरी सच्चाई पता चले। तुम जिस ट्रेन में सफर कर रहे थे उसी ट्रेन का आगे चलकर एक बेहद भयानक एक्सीडेंट हुआ है। उस हादसे में पूरी ट्रेन तबाह हो गई और उसमें सफर कर रहे एक भी यात्री की जान नहीं बची। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं तो अभी कुछ देर पहले ही उस ट्रेन से उतरा हूं। मेरे दोनों दोस्त अभी भी उसी ट्रेन में बैठे हुए हैं।
आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। सच तो यह है कि तुम उस ट्रेन से कभी उतरे ही नहीं थे। तुम्हें सिर्फ ऐसा लगा कि तुम बीच रास्ते में उतर गए हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जो कुछ तुमने अब तक देखा और महसूस किया वह उस भयानक हादसे के बाद का सच था। क्या कहा एक्सीडेंट? लेकिन वह हादसा हुआ कब और आखिर कैसे हुआ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कृपया मुझे सब कुछ शुरू से लेकर आखिर तक साफ साफ बताइए। चलो, अब मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर चलता हूं जहां इस पूरी घटना की शुरुआत हुई थी। वहां पहुंचते ही तुम्हारी आंखों के सामने वह सच होगा जिस पर यकीन करना तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होगा। उसके बाद चादर ओढ़े बैठा वह रहस्यमयी आदमी नीरज को अपने साथ लेकर उस जगह पहुंचा जहां कुछ समय पहले उस ट्रेन का भयानक हादसा हुआ था। वहां का मंजर देखकर नीरज के कदम वहीं थम गए। चारों तरफ तबाही का ऐसा दृश्य था कि उसकी सांसें तक रुकने लगीं। अगर सच में हम इस भयानक एक्सीडेंट में मर चुके हैं तो फिर हमारी लाश कहाँ है? मुझे अपनी लाश क्यों नहीं दिखाई दे रही? आखिर हमारे शरीर का क्या हुआ? और तुम्हें यह सब कैसे पता है? तुम इतनी यकीन के साथ ये सब कैसे कह सकते हो? ऐसा लग रहा है जैसे यह पूरी घटना तुम्हारी आंखों के सामने हुई हो। आखिर तुम हो कौन? तुम अभी भी नहीं समझे बेटा। तुम सच में बहुत भोले और नादान हो। मैं भी कभी इसी ट्रेन का एक मुसाफिर था। कई साल पहले मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही भयानक हादसा हुआ था। तभी से मैं इस ट्रेन और इस हादसे की सच्चाई का गवाह हूं। अगर मैं सच में उस ट्रेन से उतरा ही नहीं था तो इसका मतलब मेरे घर से जो फोन आया था वह भी सच नहीं था। फिर मैंने आखिर किससे बात की थी और मेरे फोन पर वह कॉल कैसे आई? तुम्हारी आत्मा भटक रही है बेटा, इसलिए तुम एक पल कुछ सोचते हो और अगले ही पल वही सच मानकर करने लग जाते हो। तुम्हारे दोस्त ने बताया था कि तुम्हारे घर में एक गर्भवती महिला है और वही बात सच साबित हुई, लेकिन अभी भी तुम पूरे सच से अनजान हो। और कौन सा सच? आखिर अभी भी मुझसे क्या छिपाया जा रहा है? क्या इस हादसे के पीछे भी कोई ऐसा रहस्य है जिसके बारे में मुझे अब तक कुछ भी नहीं पता? कृपया अब मुझसे कुछ मत छिपाइए। जो भी सच है आज मुझे सब कुछ साफ साफ बता दीजिए। तुम्हें जो घर से फोन आया था वह भी सच नहीं था। वह सिर्फ तुम्हारी भटकती हुई आत्मा का एक भ्रम था। तुमने जिसे अपने घर का फोन समझा वह वास्तव में हकीकत नहीं थी। मतलब मेरी बीवी सोनिया जिंदा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ? क्या तुम सच कह रहे हो? भगवान का लाख लाख शुक्र है। बस एक बार साफ साफ बता दो कि वह बिल्कुल सुरक्षित है ना? सोनिया के जिंदा होने की बात सुनते ही नीरज ने राहत की एक लंबी सांस ली। कुछ पल पहले तक जो डर और बेचैनी उसके मन पर छाई हुई थी वह थोड़ी देर के लिए कम हो गई। उसके चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी झलक दिखाई देने लगी। हाँ, वह बिल्कुल सुरक्षित है। उसे कुछ भी नहीं हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी अभी तक डिलीवरी भी नहीं हुई है। इसलिए बेफिक्र रहो। तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक है। जो कुछ तुमने देखा और सुना था वह हकीकत नहीं बल्कि एक भ्रम था। तुमने अपने घर में जिस अर्थी को देखा था वह सोनिया की नहीं थी। वह अर्थी तो तुम्हारी सजी हुई थी। बस तुम्हें भ्रम हुआ कि वह सोनिया की है। सच तो यह है कि वहां तुम्हारे घर में तुम्हारी अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। अब ऐसा लग रहा है कि अब तक मेरे सामने जो भी उलझी हुई पहेलियां थीं वे धीरे धीरे सुलझने लगी हैं। हर बीतते पल के साथ सच मेरे सामने साफ होता जा रहा है और अब मुझे समझ आने लगा है कि आखिर मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा था। क्या मैं एक बार अपने घर जा सकता हूं? मैं बस आखिरी बार अपनी मां और अपनी बीवी सोनिया को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। उनसे मिले बिना मेरा मन बिल्कुल नहीं मानेगा।
क्या यह मुमकिन है? तुम अपने घर जा सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम उन्हें सिर्फ दूर से देख सकते हो, उनसे बात नहीं कर सकते, न ही उन्हें छू सकते हो। चाहे तुम कितना भी पुकारो, उन्हें तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देगी। तुम्हारी मौजूदगी का उन्हें जरा भी एहसास नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं उनसे सिर्फ दूर से मिलकर देख लूंगा। उनसे बात करने या उन्हें छूने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा। बस एक आखिरी बार उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहता हूं।